तो एक लंबे समय के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली मैंने मार्वल का कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की। एंड अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये एपिसोड हमारे पुराने वाले जितने भी एपिसोड्स थे डेयरडेविल के, जितने भी सीजन आए थे, उन सभी से और भी ज्यादा ब्रूटल और लिटरली एक जेन्युइन वाइब देता है और एक तरह का एश्योरेंस देता है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्वल से। जहाँ भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के अभी सिर्फ 4 ही एपिसोड्स आए हैं शुरुआती के, एंड ऑलरेडी इनकी लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 4 टॉप रैंकिंग पे चल रही है। तो तुम समझ सकते हो कि इन्होंने कितना बेहतरीन काम किया होगा इसमें। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं बुलजाई के रिडेम्पशन आर्क के बारे में। एंड देन हम बात करेंगे इस रिडेम्पशन आर्क के बैकफायर के बारे में कि किस तरह से हमें क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं इस रिडेम्पशन आर्क के बाद। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के बारे में कि किस तरह से ये आगे के पूरे मार्वल फ्रेंचाइजी को बदल देगा। सो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्यों डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक डेयरडेविल वाइब देता है, क्योंकि ये पहले के बाकी सारे एपिसोड्स से बहुत ज्यादा डार्क और ब्रूटल रहा है। क्योंकि इसमें हमें जिस तरह से ब्लडशेड दिखाया गया है, मैं कुछ इसी तरह का ब्लडशेड डेयरडेविल के सीरीज से एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड इस ब्लडशेड को दिमाग में रखते हुए सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स। क्योंकि अगर तुम इस फोर्स को देखोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये एक वर्दी में घूम रहे गुंडे हैं जो कि शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के 90s के जमाने के जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफी हद तक रिजेंबल कर जाता है कि उस समय भी कुछ इस तरह का रॉलेट एक्ट पास किया गया था जहां पर क्रांतिकारियों को सिर्फ संदेह के बिना पर उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। एंड वो सॉलिट्यूड जेल होता था। एंड पुरानी इंडिया की ही क्यों बात करें, रिसेंट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कुछ इसी तरह की है, जहां पर किसी तरह के क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरी वॉइस को उठाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के उस डार्क पॉलिटिक्स को काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। सो बैक टू अवर स्टोरी। पहला जो सीजन था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का, वो काफी हद तक अपने पैर जमाने में लगा था और उस पूरे सीजन में उन्होंने ट्राई किया कि अपना एक अलग फैन बेस बना के रखे वो, क्योंकि डेयरडेविल के उतने ज्यादा फैंस नहीं थे तो इन्हें एक अलग फैन बेस बनाना था। और सच कहूं तो पार्ट 1 के बाद उन्होंने एक अच्छा खासा फैन बेस क्रिएट कर भी लिया और पार्ट 2 में उन्होंने उसका काफी अच्छा यूज किया है, क्योंकि उन्होंने इसमें दिखाया है कि हम क्यों अपना एक अलग फैन बेस बना रहे हैं। क्योंकि शुरुआती के 2 एपिसोड इस सीजन 2 के काफी एवरेज पेस लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही एपिसोड 3 एंड 4 आता है ये अपने टॉप थ्रॉटल में चले जाते हैं। एंड उसके बाद ये स्टोरी पूरे पेस में आगे बढ़ती है। एंड अगर ऑनेस्टली कहूं तो अगर ये सीरीज इसी पेस से आगे बढ़ती रही अपने अंत तक तो ये सीरीज एक तरह से मास्टरपीस कंसीडर होगी। एंड नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बुलजाई के बारे में। तो इस बंदे ने इस पूरे सीजन में जो काम किया है, बुलजाई डेयरडेविल और पनिशर के बाद टॉप 3 फैन फेवरेट बन चुका है। बंदा अपना एक अलग ऑरा लेके आता है स्क्रीन। इवन जब ये बंदा तुम्हारे स्क्रीन पे अपीयर होगा तुम्हें फील होगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है, अब कुछ सीरियस होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि इस शो में हमें बुलजाई का रिडेम्पशन आर्क देखने को मिलेगा। एंड फाइनली हमें वो देखने को मिल गया जहाँ पर ये फॉगी नेल्सन का बदला लेता है वेनेसा से। और भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने अपना बदला ले लिया एंड वेनेसा को मार दिया, प्रॉब्लम ये है कि इसने फिस्क के सामने वेनेसा को मारा है। एंड अगर सच बताओ तो यहाँ से मुझे स्टोरी और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि विल्सन फिस्क के दिल में एक ही इंसान के लिए इंसानियत थी और वो है वेनेसा। एंड नाउ अब उसकी आंखों के सामने वेनेसा की डेथ हुई है और उसने अपनी आंखों से अपनी दुनिया तबाह होते हुए देखी है। तो हमें अब से एक नया मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके एक हाथ में जस्टिस की छड़ी है तो दूसरे हाथ में गैंगस्टर का राइफल। और इस चीज को सोचने के बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले 4 एपिसोड्स और भी ज्यादा डेवेस्टेटिंग होने वाले हैं, क्योंकि भूलो मत कि फिस्क अभी भी मेयर है एंड उसके हाथ में अभी भी न्यूयॉर्क की बागडोर है और इसी के साथ ही साथ उसके कब्जे में अभी भी बहुत सारे विजिलेंटीज है। तो ये शायद उन सबको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा होगा। एंड शायद यहाँ से फिस्क ऑल आउट चला जाए डेयरडेविल के खिलाफ, पनिशर के खिलाफ, स्वार्ट्समैन के खिलाफ, बाकी सारे विजिलेंटीज के खिलाफ एंड बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर के खिलाफ, यानी कि हमारा बुलजाई। और यही इस शो को और भी ज्यादा खास बनाती है। एंड यहाँ से वो अपने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को पूरी तरह से अनलीज करेगा एंड शूट एंड साइड के ऑर्डर देगा। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि सीजन 2 सीजन 1 से बहुत ही ज्यादा डार्क एंड ब्रूटल होने वाला है। खैर ये तो बात हो गई बुलजाई की और फिस्क की। अब बात कर लेते हैं हमारे डेयरडेविल की। तो इस पूरे सीरीज में यानी कि पहले से 4 एपिसोड्स में हमें जिस तरह से डेयरडेविल को दिखाया गया है ब्लैक सूट में, कहीं ना कहीं मुझे बिना केप के बैटमैन की याद दिला रहा था। क्योंकि जिस तरह से यह बंदा रात के अंधेरे में अपने दुश्मनों को अधमरा करके छोड़ता है, पीटता है, तब तक पीटता है जब तक कि इसके अंदर का वो गुस्सा बाहर ना निकल जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि यह बंदा मार्वल का बिना केप का बैटमैन है। एंड व्हाइल वाचिंग दिस होल सीरीज तुम इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते कि ये कहीं ना कहीं वो बैटमैन वाली वाइब देता है।
बाकी मेरा सवाल अभी भी वही रहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेयर फिश के नेचर में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं वेनेसा की मौत के बाद? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लेन और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।